नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की नई कक्षा में। और ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी हम सेगमेंट्स एक सामान्य स्तर पर देख रहे हैं, उसका उद्देश्य हमारा 2023 प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर रखते हुए अध्याय यूनिट 7, जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस फिजिक्स में हमने अभी तक जो कुछ देखा, जो समझा, हमने अभी तक क्या पढ़ा, उस चीज़ पर हम लोग थोड़ा सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा था कल की क्लास में आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर एक बल काम करता है जो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है। लेकिन वो बल जो काम करता है, वो बल कितना बल काम करता है, वो बल उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। और इसी बल को उत्प्लावक बल कहा था। आगे देखते हैं, हम इसके कुछ उपयोग देखे थे पनडुब्बी के डिजाइन में, जहाज निर्माण में इत्यादि में हम लोगों ने इसका यूज देखा था। और आगे क्या देखा था, इसके बाद हमने न्यूटन के तीनों गति के नियम देखे थे। और इनकी जो किताब थी, ये चूंकि कल भी इसका जो नाम है थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, इसका नाम प्रिंसिपिया है। तो हम लोगों ने प्रिंसिपिया नाम याद रखना। न्यूटन ने गति के नियम 1687, कहीं कहीं 1686 दिया रहता है, तो जहां भी जो देखे ऑप्शन में 87 और 86 दोनों एक साथ नहीं आने वाले, ठीक है। इसके बाद हमने न्यूटन के जो गति के नियम प्रथम नियम देखा था। और प्रथम नियम क्या था? अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहेगी। तो इसी से हम लोगों ने देखा था जड़त्व के नियम भी देखे थे। यहीं से हमारा जड़त्व का नियम निकल के आया था। और जड़त्व क्या होता है? अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो अपनी स्थिति को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की कोशिश करेगी, और अगर वो गतिज अवस्था में है तो वो गतिज अवस्था में रहने की कोशिश करेगी। वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। यानी कि किसी भी वस्तु की अपनी यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को कहा था जड़त्व। तो जड़त्व दो थे, गतिज अवस्था में और गतिज अवस्था का जड़त्व और स्थिर अवस्था का जड़त्व। तो हम लोगों ने इससे ये भी देखा था और इसके एग्जाम्पल्स भी लिए थे कुछ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? द्वितीय नियम देखा था। द्वितीय नियम क्या था? यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। हम लोगों ने ये चीज देखी थी। यानी कि हम लोगों ने देखा था बचपन में, जब कभी आप कंचे खेले होंगे तो ऐसे जब किसी इस तरीके से मारते हैं तो एक अगर समान द्रव्यमान की वस्तु है और सही से अगर वो टकराती है तो वो जो गतिज अवस्था में वस्तु थी वो एकदम स्थिर हो जाती है, और जो स्थिर थी एकदम गतिज अवस्था, यानी पूरा का पूरा संवेग जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। हम लोगों ने इसको भी देखा था। और इसके बाद तृतीय नियम देखा था, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा था। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, हमने ये भी चीज देखी थी। और इसके उदाहरण भी हम लोगों ने देखे थे। कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाती है तो हम पीछे की तरफ गिरेंगे, ना कि आगे की तरफ। बंदूक से यदि गोली चलाते हैं तो गोली जैसी बंदूक चलती है तो गोली जब आगे की तरफ गिरती है तो विपरीत दिशा में बंदूक एक धक्का मारती है। हम लोगों ने ये भी देखा था। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी हम लोगों ने कल देखे थे। और ये गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में ही दिए थे, लेकिन 1660 में दिए थे। न्यूटन महोदय का हम लोगों ने ये भी देखा था। और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड के प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अर्थात दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये चीज उन्होंने दिया था। और इसके कारण हमने ये भी देखा था कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या होता है।
और इसी चीज को आगे बढ़ते हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी हम लोगों ने देखा था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम हम लोगों ने देखा था कि सिद्धांत क्या था, किन्हीं भी ब्रह्मांड में स्थित दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है। बल्कि नियम क्या था, नियम हम लोगों ने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम लोगों ने ये भी कल चर्चा की थी छोटी सी, और आगे हम इसी क्रम में बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम भी हम लोगों ने कुछ महत्व देखा था कि गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या होता है। अभी छोटी सी चर्चा हम लोगों ने की थी इससे पहले 2 मिनट पहले, किसके कारण हम पृथ्वी के मध्य जो है रहते हैं, यानी पृथ्वी पर हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति है उसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा जो आता है वो चीज है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था, अब हम आज की जो क्लास है उसकी हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने से पहले हम एक चीज जानेंगे। इसमें लिखा है गुरुत्वीय त्वरण, यानी जी के मान में परिवर्तन। सबसे पहली चीज क्या होती है, त्वरण क्या होता है, तो हमें चर्चा करनी है त्वरण। इन सब चीजों को जानने से पूर्व अगर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन जो हो रहा है तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। और गुरुत्वीय त्वरण जानने से पहले हमें त्वरण जानना पड़ेगा। त्वरण जिसे अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। चाल से शुरुआत करते हैं। चाल, चाल क्या होता है, किसी वस्तु की सापेक्ष स्थिति में, सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन। यानी कोई भी वस्तु अपनी सापेक्षिक स्थिति में लगातार परिवर्तन करती है तो उस, इसे बंद करो, अगर कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करती, यानी कि समय, स्थिति, परिस्थिति, अवस्थिति और अपने वातावरण के सापेक्ष यदि लगातार परिवर्तन करती है तो हम कहेंगे वो वस्तु गतिमान अवस्था में है, अर्थात वो वस्तु एक निश्चित चाल से या परिवर्तित चाल से चल रही है। इसमें दिशा नहीं, जब हम इसमें दिशा ऐड कर देते हैं, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती है तो उससे हम कहते हैं वेग। यानी कि यहां पर दिशा नहीं है, यहां पर क्या है, चाल में क्या है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं है, लेकिन जब इसमें दिशा ऐड कर दी जाती है तो होता है वेग। और जब वेग में समय के साथ परिवर्तन हो, यानी कि वेग में, अब इसी में क्या हो जाता है, जब इसमें समय के साथ क्या हो, परिवर्तन, जब वेग में समय के साथ परिवर्तन हो, यानी कि किसी वस्तु की जो गति है एक निश्चित दिशा में चल रही वस्तु की गति जो है उसमें समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात उस वस्तु की गति जो है या तो कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। अगर उस वस्तु की गति में समय के साथ परिवर्तन अगर हो रहा है, या तो कम हो रहा है गति या फिर ज्यादा हो रहा है, दोनों ही स्थिति में कुछ भी हो, या फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं भी हो रहा हो, बस उसमें समय अगर ऐड है तो हम कहेंगे, उसे कहते हैं त्वरण। यानी समय के साथ अगर परिवर्तन होता है, यानी इसमें समय के साथ यदि परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं त्वरण। त्वरण में क्या जुड़ जाएगा भाई, समय और ऐड हो जाएगा। यानी कि त्वरण जो है, त्वरण ए वेग में परिवर्तन की दर होती है। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कह देंगे, त्वरण। यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, ऐसे बोल सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटे, इसे समयांतर बोल सकते हैं या फिर समय अंतराल भी बोल सकते हैं।
यानी किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन कब होगा, यानी कि उसके कम से कम दो बिंदुओं पे वेग देखना पड़ेगा, यानी किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था और अंतिम वेग क्या था। मान लिया जाए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v1 और अंतिम वेग v2, इन दोनों में परिवर्तन, इन दोनों का अंतर और समय के साथ अगर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, वेग परिवर्तन। इसकी जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाती है, क्योंकि इसमें समय दो बार आ गया। पहले वेग में परिवर्तन हो गया, उसके बाद एक बार पहले चाल में परिवर्तन हो गया समय के सापेक्ष, फिर एक बार उस चाल में परिवर्तन होने के बाद बना वेग, और वेग में एक बार फिर से समय के सापेक्ष परिवर्तन हो गया तो हो जाता है। तो हमने त्वरण देखा। अब चूंकि ये तो रहा त्वरण, हमने अभी देखा था उसमें गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और जब गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो इसे स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि त्वरण में गुरुत्वीय चीज, अगर गुरुत्वीय शब्द जुड़ जाए, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका मतलब है पृथ्वी के सापेक्ष पिंड या फिर वस्तु की गति यानी कि वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष पिंड या वस्तु की गति यानी कि वेग में परिवर्तन अगर होता है, यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर ऊपर से गुरुत्वाकर्षण के अधीन अगर ये गिरती है तो उसकी गति में प्रति सेकंड जो परिवर्तन होगा तो उसे कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, या फिर वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर बाहर की तरफ यदि जाती है तो वो भी एक परिवर्तन होगा और ये भी एक परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं, चूंकि किसी वस्तु का वेग हम लोगों ने अभी देखा नहीं, वेग धनात्मक हो सकता है, कब होगा अभी देखते हैं, ऋणात्मक हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। वेग का मतलब क्या था, वेग का मतलब है किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो ये है, इस दिशा में हम इस पर बल लगा रहे हैं, ये क्या है, कोई वस्तु है और हम इस पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, लेकिन वस्तु फिर भी इसी डायरेक्शन में उसमें विस्थापन हो रहा है, यानी इसी डायरेक्शन में वो वापस आ रही। यानी कि कोई मान लीजिए सामने ट्रक है और मैं ट्रक में आगे से धक्का लगा रहा हूं, लेकिन मेरा बल इतना कम है कि ट्रक मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन बल तो मैं आगे की तरफ लगा ही रहा हूं। तो ऐसी में ये जो कार्य होगा, यानी वस्तु में जो लगाया गया बल है, अगर उसमें गति उसके विपरीत दिशा में होगी तो हम उसे कहेंगे ऋणात्मक वेग। और यदि कोई वस्तु है, मैंने इसमें बल लगाया, इस दिशा में बल लगाया, इसी दिशा में, और वस्तु लुढ़क के पहुंच गई इसी दिशा में, यानी कि विस्थापन और बल जब समान स्थिति मतलब समान दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो हम ऐसी कंडीशन में कहेंगे वेग में परिवर्तन जो है धनात्मक है। लेकिन ये दीवार है या ये बोर्ड, और मैंने इस पर बहुत धक्का लगाया, लेकिन क्या हुआ, मैंने बल तो लगाया, मैंने इस ऑब्जेक्ट में इधर से लेकर के इधर तक बल तो लगाया, लेकिन क्या इसके विस्थापन में कोई अंतर आया, नहीं आया, वो अपनी स्थिति पर, यानी विस्थापन क्या था, जीरो। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि वेग क्या था, जीरो। तो यानी कि वेग जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, और चूंकि इसी में परिवर्तन, वेग में जो परिवर्तन होगा समय के सापेक्ष परिवर्तन है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, त्वरण कहेंगे। तो त्वरण भी क्या हो सकता है,
या तो वो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या फिर 0 होगा। यानी कि त्वरण अगर किसी वस्तु में, वस्तु की जो चाल है, वस्तु की चाल समय के साथ अगर लगातार कम हो रही है, समय के साथ अगर लगातार कम हो रही है, तो हम कहेंगे उस वस्तु का त्वरण क्या है, ऋणात्मक है। यानी कि इसे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, लेकिन ऋण का चिन्ह, एरो का निशान लगाते हैं, और एरो का निशान का मतलब है डायरेक्शन, यानी कि जिस दिशा में वस्तु को जाना चाहिए उस दिशा में वस्तु का जो गति है उसमें लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर उसकी वस्तु की चाल में समय के साथ, यानी समय के साथ अगर उसमें वृद्धि होती है, यानी कि हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें अगर एक्सीलरेटर देते हैं, 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम उसको लगातार बढ़ाते बढ़ाते 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ले जाते हैं, तो 0 से 25 के बीच, यानी कि 0 से 25 किलोमीटर पर हावर जो है कि गति तक जाने के लिए हमने क्या किया, उसकी गति में लगातार क्या हुई, वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे उसका वेग में जो परिवर्तन है वो क्या है, धनात्मक है, उसका वेग धनात्मक है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, 25 की स्पीड पर पहुंचे, 25 की स्पीड पर पहुंचे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हम पहुंचे, लेकिन इसके बाद हमने इसकी स्थिति में क्या किया, कोई बदलाव नहीं किया, यानी कि हम उसकी गति लगातार 25 किलोमीटर पर हावर बनाए रखे, यानी कि वो स्थिर अवस्था थी, तो उसके त्वरण में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अगर किसी वस्तु का वेग अगर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, तो उसका त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु का वेग या त्वरण, दोनों पूछे जा सकते हैं। किसी वस्तु का वेग या फिर त्वरण, वेग अथवा त्वरण, अब अथवा में नहीं आएगा, दोनों में, वेग त्वरण हो सकते हैं। त्वरण, चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाए, त्वरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। कथन ए जो है, धनात्मक हो सकता है। कथन बी जो है, सॉरी इसको मैं, कथन एक जो है, कथन दो जो है, ऋणात्मक हो सकता है। कथन सी जो है, कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन 4, चलो इतना काफी है। सत्य कथन बताइए, सत्य कथन बताइए। ए में है 1 और 3, बी में है 3 केवल 3, और सी में है 1 व 2, और डी में ऑप्शन लगा दिए हम लोगों ने, नन ऑफ दीज एबव। इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो नोटा शब्द याद होना चाहिए, नोटा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक सही और अच्छा उत्तर क्या हो सकता है, अगर ये हमारा प्रश्न है, मान लीजिए पूछा गया, इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। हम देखते हैं, धनात्मक हो सकता है, बिल्कुल राइट बात है, हो सकता है। ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल राइट बात है, हो सकता है। कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है, गलत है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, 1 और 3, नहीं, ये तो नहीं है, ये तो गलत है। ऑप्शन बी केवल 3, नहीं, गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2।
इसके सत्य कथन। अगर उल्टा कर दिया जाता, पूछता असत्य कथन कौन सा है, तो हमें इसका उत्तर देना पड़ता 3। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन 5 स्थितियां इसकी बनती हैं, और 5 स्थितियां क्या कहती हैं? अगर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन या तो वो नीचे आए या फिर ऊपर जाए या फिर स्थिर अवस्था में रहे, किस गति से जाए, इन स्थितियों के आधार पर हम देखें 2 स्थिति बनती है। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो है, या तो वस्तु आसमान से नीचे गिरेगी या फिर ऊपर की तरफ जाएगी। देखते हैं, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। इस चीज को आप समझ लीजिए, अगर पृथ्वी अगर है तो इसका केंद्र जो है, यहां पर जी का मान जो है वो 0 है। यानी कि अगर यहां पर कोई वस्तु को रख दी जाए तो ना तो वो गिरेगी ना डलेगी, कुछ नहीं होना, ना इधर उधर जाना, उसे कुछ नहीं होगा, वहीं रहेगी। तो पृथ्वी के केंद्र पर तो जी का मान 0 रहता है, लेकिन पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र पर 0 रहता है, लेकिन अगर पृथ्वी का जो तल है, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह है, पृथ्वी के केंद्र पर 0 है, लेकिन पृथ्वी की जो सतह है, अगर हम इससे ऊपर की तरफ जाते हैं, सतह से ऊपर की तरफ कहीं भी जाओ, ये सब त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या r है, और ये क्या है, ये भी मान लीजिए r है, सब r है। तो अगर सतह से ऊपर जाते हैं या नीचे भी जाते हैं, यानी कि 2 स्थिति बनती हैं। यानी कि एक स्थिति सतह से ऊपर जाना, सतह से ऊपर जाने पर जी का मान कम होगा। दूसरी स्थिति सतह से नीचे जाने पर भी जी का मान कम होगा। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह से ऊपर जाओ या नीचे जाओ, दोनों स्थिति में क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही स्थिति में त्रिज्या जो है वो घटेगी या फिर बढ़ेगी। अगर त्रिज्या घटेगी तो उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल जो है उसमें भी अंतर आएगा, और इसी वजह से पृथ्वी उसमें अंतर आता है। पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चूंकि हम एक चीज देखते हैं, आप लोगों ने ये मैप शायद देखा हो, नहीं देखा हो तो इसमें दिखाता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के ये जो हैं, ये दोनों ध्रुव हैं, इनको नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव और इनको साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 20 से एक लगभग मध्य से 20 से डिवाइड करती हुई काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इक्वेटर। अब पृथ्वी का जो शेप ऐसा दिख रहा है, दरअसल पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। पृथ्वी की जो शेप है गोल एकदम से नहीं है। जिस टाइप का इसमें दिखाया गया है, पृथ्वी की शेप ऐसी नहीं है। पृथ्वी की शेप कुछ ऐसी है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इतनी चपटी तो खैर नहीं है, हल्का सा अंतर है, लगभग 742 किलोमीटर का अंतर है पृथ्वी की इस वाली त्रिज्या और इस वाली त्रिज्या में। कितना अंतर है? लगभग 742 किलोमीटर का अंतर है, 742.5। खैर छोड़ो, वो एक विषय है ही नहीं। तो ये वाली त्रिज्या कम है और ये वाली त्रिज्या क्या है? ज्यादा है।
यानी कि ये वाली त्रिज्या ज्यादा है और ये वाली त्रिज्या क्या है, कम है। ये त्रिज्या कम है, ये पृथ्वी की सतह है, तो यहां पर जो है लगने वाला आकर्षण बल जो है, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ गति करे, यानी ये पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूरब की तरफ अपने स्थान पर एक घूर्णीय गति कर रही है, वो खुद अपनी जगह पर घूम रही है, जिसे परिभ्रमण काल कहते हैं। तो ये परिभ्रमण कर रही है पूरब से, यानी कि पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अगर इसे इधर ईस्ट मान लिया जाए तो यहां पर जो लग रहा है ये घूम रही है, तो इसकी इस सतह पर अपकेंद्रीय बल, चूंकि अपकेंद्रीय बल क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है, यानी कि अधिकतम होता है, चूंकि यहां इस धुरी के सापेक्ष अगर ये कर रही है तो यहां पर अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, अपकेंद्रीय बल न्यूनतम होता है, सबसे कम यही होगा, और यहां पर क्या होगा, सबसे अधिक होगा। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। जो केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल यदि सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर है तो स्वाभाविक सी बात है कि गुरुत्वीय त्वरण का सबसे कम मान कहां होगा, भूमध्य रेखा पर ही होगा, और सबसे अधिक कहां होगा, नॉर्थ पोल पर होगा। पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ाने पर जी का मान कम होगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जी का मान कम होगा, कहां पर होगा कम, कहां कम होगा, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कम होगा या फिर हर जगह। पृथ्वी की अगर घूर्णन गति यानी कि रोटेशन बढ़ाते हैं, गति बढ़ाते हैं, तो जी के मान जो है ना परिवर्तन होगा केवल भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे जी का मान कम होता जाएगा, सॉरी जी का मान जो है बढ़ता जाएगा। और हम ये देखेंगे कि परिवर्तन जो है यहां पर क्या गति बढ़ाओ या नहीं बढ़ाओ, परिवर्तन क्या होगा, जीरो होगा। यानी पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों पोल हैं, पृथ्वी की गति कितनी भी बढ़ा दें इन पर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर कम होगा। यानी कि नॉर्थ पोल से जब हम, ये नॉर्थ या साउथ पोल से जब हम गति बढ़ाने पर या फिर सामान्य स्थिति में भी इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जी का मान जो है उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि वो क्या होता जाता है, कम होगा। गति बढ़ाने पर और ज्यादा कम होगा, लेकिन किसी भी स्थिति में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर समान अवस्था में रहेगा। अब इसका उल्टा कर लीजिए, अगर जी की अगर गति घट जाती है, गति घट जाती है, अगर गति बढ़ने पर जी का मान कम होगा तो गति घटने पर जी का मान बढ़ेगा। ऐसा कैसे, लेकिन बढ़ेगा कहां, ये परिवर्तन कम होने या ज्यादा होने, जी के मान में परिवर्तन कम होगा या ज्यादा होगा, ये केवल कहां पर होगा, इक्वेटर। इक्वेटर को आप ध्यान में रखो, जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे वो मान हमेशा कम होगा, और इक्वेटर पहुंचकर क्या होगा, परिवर्तन शून्य होगा। परिवर्तन शून्य होगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम कहां पर होगा, ध्रुवों पर ही होगा। ठीक है, दो अलग अलग चीजें। परिवर्तन की बात करें, यानी कि जी का मान में परिवर्तन जो होगा वो सर्वाधिक कहां पर होगा, इक्वेटर पर होगा, यानी भूमध्य रेखा पर होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक कहां होगा, वो ध्रुवों पर होगा। दोनों अंतर है, परिवर्तन की बात करें। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान बढ़ जाएगा, कहां बढ़ जाएगा, कहां बढ़ जाएगा भाई, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान कहां बढ़ जाएगा। पृथ्वी अगर ये जो घूम रही है, रोटेट कर रही है, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जी का मान कहां बढ़ेगा,
जी का मान बढ़ेगा केवल इस रीजन, यहां से यहां तक जो है जी के मान में वृद्धि होगी, और सर्वाधिक वृद्धि कहां पर होगी, सर्वाधिक वृद्धि होगी यहां पर भूमध्य रेखा पर। ये जो है ये गलत खींच दिया, भूमध्य रेखा इधर से गुजरती है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक वृद्धि होगी, नहीं गलत होगा, भूमध्य रेखा जो है लगभग इधर से होकर के गुजरती है, तो भूमध्य रेखा पर जी के मान में, जी का मान सर्वाधिक वृद्धि करेगा, सर्वाधिक वृद्धि होगी यहां पर। लेकिन यहां पर क्या होगा, अपने नॉर्थ और साउथ पोल में क्या होगा, यहां पर वृद्धि 0 होगी, कमी 0 होगी। पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सर्वाधिक वृद्धि कहां होगी, भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे नॉर्थ या साउथ में, तो वृद्धि का मान कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वृद्धि यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी पर अंतर रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लिफ्ट में पिंड का भार। जब पिंड लिफ्ट, इस टाइप का एक बॉक्स होता है जिसमें लोग बाग खड़े रहते हैं और ऊपर नीचे जाते हैं, ये या तो नीचे की तरफ जाएगा या फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लिफ्ट, गुरुत्वीय त्वरण, सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण 9 कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका ये मान होता है। ये हमेशा याद रखो, कभी कभी लगभग 10 लिख दिया जाता है, अप्रोक्स में लिख दिया जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10 होता, नहीं होता। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि किसी वस्तु को अगर गुरुत्वाकर्षण के अधीन, अगर ये पृथ्वी है, कोई वस्तु यहां से गुरुत्वाकर्षण के अधीन इसे एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो ये वस्तु की गति में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या होगी, वृद्धि होती जाएगी। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से क्या होगी, वृद्धि होगी। और ये वृद्धि लगातार होती रही तब तक जब तक ये वस्तु इस सतह पर टकरा ना जाए। तो इसी आधार पर हम लोग देखते हैं, केवल 9.8 को देखो आप ध्यान में रख, इसी आधार पर इसकी स्थितियां कुछ बनने वाली, ठीक है। अगर पिंड, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, क्या होगा, ये लिफ्ट है ऊपर की तरफ जाएगी, और चूंकि इसमें एक व्यक्ति खड़ा है या कोई वस्तु रखी है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो वस्तु का जो भार है जिस पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से जो है अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो इस पर क्या होगा, जो भी होगा, यानी कि वस्तु का वेग कुछ भी हो ऊपर की तरफ जाने वाला, तो क्या होगा, वृद्धि होगी। हमेशा उसमें क्या जुड़ेगा, वो यानी कि दो वस्तु विपरीत दिशा में, एक इधर से जा रही, एक इधर से जा रही, तो अगर उनकी चाल है, कुछ भी चाल हो, इसकी भी कुछ भी चाल हो या किसी का वेग कुछ भी हो, उन दोनों एक दूसरे के पास जब निकलेंगे फटाक से, तो उनकी गति जुड़ जाती है, यानी कि बहुत तीव्र गति से निकल जाती है। मान लो ये 25 किलोमीटर से जा रही है और ये भी 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है, तो दोनों की गति जो है, दोनों आपस में 25 यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर की जो गति है, उससे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे बहुत तीव्र गति से। एक कंडीशन हम लोगों ने, अगर आप लोग कभी मैथ्स का चैप्टर पढ़ोगे समय और दूरी, उसमें ये चीज है, ठीक है। अगला इसमें देखो, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अगर एक वस्तु इधर से जा रही, दूसरी भी इधर से जा रही, दोनों की गति में क्या है, अंतर है, दोनों की गति में क्या है, अंतर है। मान लो इसकी गति 10 किलोमीटर पर आवर है और वहीं इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर है, तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा भाई, 10 - 5, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर की गति से वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। स्वाभाविक सी बात है। कभी कभी आप ट्रेन में देखते हो, अगर सामने से ट्रेन आ रही तो बहुत तेज रफ्तार में नजर आती है, और साथ में अगर पैरेलल में जा रही तो उसकी गति हमें बहुत कम नजर आती है।
ये चीज हम लोग यहाँ देखेंगे, ये मैथ्स का विषय नहीं है पर उससे जुड़ा तो है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो पिंड का भार क्या होगा, उसमें उसकी गति यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण जो है उसको हमेशा नीचे की तरफ आएगा, मतलब गुरुत्वीय त्वरण हमेशा पृथ्वी पर नीचे की तरफ ही लगेगा, पृथ्वी की सतह की ओर ही लगेगा, नीचे का मतलब मेरा ये सतह की तरफ लगेगा। अगर पिंड इसकी विपरीत दिशा में जाता है तो विपरीत दिशा में जाएगा मतलब उसका दोनों का वेग क्या है, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा मतलब वो पिंड अधिक भार की स्थिति में दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर नीचे की तरफ यदि जाती है, अगर नीचे की तरफ जाती है, अगर वस्तु जो है 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से नीचे की तरफ जा रही है और वस्तु भी कुछ वेग से नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि उसका वेग भी कुछ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो क्या होगा, उसकी जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उसमें से कुछ वो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो उसके भार में क्या होगी, एक कमी प्रतीत होगी। तीसरा, अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे जाए, यानी कि सीधी बात यह है, अगर लिफ्ट जो है एक समान वेग से, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग ही रहा है, लेकिन अगर इसमें पिंड या वस्तु लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रही है तो उसमें क्या होगा, या तो 9.8 में से 0 जोड़ दो, ऊपर जाएगी तब भी 9.8 मीटर रहेगा, नीचे जाएगी तब भी 9.8 मीटर ही रहेगा। दोनों स्थिति में क्या होगा, या तो इसे प्लस कर दो या माइनस कर दो, दोनों स्थिति में क्या रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा है तो स्वाभाविक सी बात है उस पिंड की गति में, उस पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होगा, यानी कि पिंड का भार एक समान दिखाई देगा। अगर एक कंडीशन और, यह गुरुत्वीय त्वरण है, अगर डोरी टूट जाती है, जिस धागा से या जिस रस्सी से बंधी रहती है, अगर ये टूट जाती है तो पिंड यानी कि ये लिफ्ट एक समान मतलब पूरी की पूरी फुल स्पीड में धरातल की ओर आएगा, सतह की तरफ आएगा, और किस गति से आएगा, वही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से आएगा, सीधी बात है। तो चूंकि इसकी गति, पिंड की गति और गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वीय त्वरण दोनों एक ही समान डायरेक्शन में होंगे, और समान डायरेक्शन में होंगे और दोनों की गति समान होगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 0, यानी कि व्यक्ति का जो भार है, व्यक्ति का भार 0 सुनाई देगा, मतलब 0 महसूस होगा, पिंड का भार, उसे भारहीनता की स्थिति होगी और उसका भार उसे लगेगा मेरे अंदर कोई भार ही नहीं है। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जो दर है उससे अधिक गति से अपनी तरफ नहीं खींच सकती, तो 0 हो जाएगा। दूसरी अवस्था, आखिरी अवस्था हमारी ये बनती है, अगर किसी वस्तु को या पिंड को या फिर इस लिफ्ट को अगर गुरुत्वीय त्वरण के मान से अधिक मान से अगर नीचे गिराया जाता है, अधिक मान से इसे नीचे गिराया जाता है, यानी कि 9.8 मीटर प्रति सेकंड की दर से ये वस्तु स्वाभाविक गति से नीचे की तरफ गिरेगी, लेकिन इसकी गति बढ़ा करके हम कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करते, ये सतह की तरफ आ रही है, लेकिन सतह की तरफ हम इसे और अधिक गति से लाएंगे। कितना लेके आते हैं, मान ली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति उसकी कर दी, तो जब हम 9.8 में से 10 मीटर पर सेकंड को घटाएंगे तो माइनस 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति क्या रहेगी, लिफ्ट की गति अधिक रहेगी गुरुत्वीय त्वरण के मान से, यानी कि लिफ्ट तो अपनी गति में आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन उसमें बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गुरुत्वीय त्वरण के सापेक्ष ही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये व्यक्ति अगर लिफ्ट के अंदर है, यहां पर बैठा था बेचारा, और छत से जाकर के टकराएगा फटाक से, और ये टकराएगा किस गति से, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की गति से, क्योंकि ये गति जो है अधिक है। तो हम लोगों ने ये चीज देखा, लिफ्ट में पिंड का भार देखा। इसके बाद कुछ तथ्यात्मक फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट जो हैं
हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।